बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। भारत में किसानों की तहरीक, उनका एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है। हम सब ने देखा कि दिल्ली शहर के ऊपर जब उन्होंने चढ़ाई की तो उनके उस जोर को कोई रोक नहीं सका। पुलिस उनके सामने एक रेत की दीवार की तरह बिल्कुल गिर के रह गई। और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे काफ़ी फसाद हुआ। और ये फसाद वगैरह जो है, ये पुलिस अगर लाठीचार्ज न करती ना होता। फिर आपने वो नज़ारा भी देखा जहाँ लाल किला के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराया गया। सिख ये कहते हैं कि उनकी अपनी सफ़ों में बहुत सारे शरपसंद भारतीय हुकूमत ने उसमें घुसाए, जिन्होंने ये शरपसंदी की और उसके बाद ये मामलात वहाँ तक गए। लेकिन लाल किला के ऊपर जो झंडा लहराया गया उसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। भारत के सदर ने भी इस चीज़ की मजम्मत की। वो पार्लियामेंट में बजट सेशन को एड्रेस कर रहे थे और वहाँ उन्होंने कहा कि जी ये बहुत बड़ी इंसल्ट है कि लाल किले के ऊपर से झंडा उतार दिया गया और तिरंगा उतार के वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगाया गया। अब ये वो हालात हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ये सारी जो एहतजाज शिद्दत पकड़ रहा है, इसमें जो हुकूमत है वो ये नहीं समझ रही, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही कि किसान डिटर्मिन्ड है। उनका जो कुव्वत इरादी है उनकी, वो बड़ी मजबूत है। इतनी शदीद सर्दी में वहाँ पे वो पिछले 2.5 महीने से बैठे हुए हैं और वो उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है, वहाँ से हिल नहीं रहे। लेकिन हुकूमत पे जूं नहीं रेंग रही। पुरअमन एहतजाज की मेरे ख्याल में चूंकि कदर नहीं होती तो वो जूं का तूं है। अब खराबी इसमें यह है कि जब मुसलमानों के खिलाफ भी ये फसाद हुए थे दिल्ली में, तो आपने देखा कि वहां पे जो हिंदू मॉब थे, खास तौर पे बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के लोग, उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया और पुलिस एक तमाशाई बन के वहां पे खड़ी रही। पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की सुपरविजन में ये सारा कुछ हुआ। और अदालतें ऐसी हैं कि उनसे मुसलमानों को तो इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं। लेकिन सिख यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो कतन इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई हिंदू मॉब उनके अंदर आके तो इस तरह का फसाद फैलाए। बावजूद इसके कि जुमा के दिन वहाँ पे हिंदू मॉब यानी आरएसएस के गुंडे, इन्होंने घुस के वहाँ पे एक कैंप भी उसको उखाड़ दिया। उसके अलावा इन्होंने डंडे वगैरह से मारा, यहाँ तक कि किसी ने वहाँ पे नारे लगाए कि गोली चलाओ, इन गद्दारों को मारो, तो उनको गद्दार भी करार दिया। अब बात यह है कि अभी भारतीय हुकूमत अभी तक मेरा ख्याल है उसी ख्वाब ख्याल में है। ये बेशुमार उन्होंने हज़ारों के हिसाब से पुलिस वहाँ पे ला के बिठा दी है और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भी को 12 कंपनियां अमित शाह साहब ने मंगवा के, तो वो ज़हन में इस ख्याल में हैं कि इससे किसानों को वो कंट्रोल कर लेंगे। अब किसानों ने आज एक दिन की भूख हड़ताल, अलामती भूख हड़ताल वो भी की, हुकूमत को ये बताने के लिए कि आपके हथकंडों से हम मरूब नहीं हैं, हम यही हैं। और ये एक पुरअमन एहतजाज का तरीका है। जब आप भूख हड़ताल करते हैं तो दर हकीकत तो आप अपनी जान को ही तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन बारसूरत ये एहतजाज का एक तरीका है। अब यहाँ पे हुआ ये है, जो सूरत हाल में तब्दीली आई है वो ये है कि बजाय इसके कि ये इस मुठभेड़ और इस फसाद के बाद किसान कुछ चले जाते, वो किसान जो आए हुए थे पहले वो तो वहीं मौजूद हैं, उनमें 90% जो है वो सिख हैं। लेकिन उनके और सिख भाई, उनके हमदर्द जो हैं, बास तो जिनका किसान यानी एग्रीकल्चर से, कल्टीवेशन से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है एग्रीकल्चर से, वो भी वहां पहुंचे हैं उनकी हमदर्दी के लिए। तो बहुत सारे सपोर्टर्स उनके आए हैं और उनके आ जाने से एहतजाज में आप कह लीजिए कि उसका साइज बढ़ा है और वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब इन किसानों को अगर आप देखें तो इसकी कंपोजिशन में फौजी भी मौजूद हैं जो कि बॉर्डर से आए। और मैंने एक फौजी की तकरीर भी सुनी जिसने कहा कि देखें, इस भारत की सरजमीन का दिफा करने के लिए हम अपनी औलादों, अपने बेटों को भेजते हैं जो आज बॉर्डर पे मौजूद हैं, जाने वो दे रहे हैं। तो आपके लोग नहीं दे रहे, वो हमारे लोग दे रहे हैं, हमारे बच्चे दे रहे हैं वहां पे जाने। और अगर आप हमें यहां पे भूखा मारने का इंतजाम करके बैठे हुए हैं तो हम वहां सरहदों की सरहद की बजाय इस जगह पे शहादत देने को तरजीह देंगे, बजाय इसके कि हम भूख से मारे जाएं। तो हम अपने हक के लिए बैठे हैं। और वो लोग जो हैं, इसका मतलब ये है कि कहने की बात ये थी कि जो सरहदों पे दिफा कर रहे हैं लोग,
हम उनको भी इत्तला करेंगे। और उसने कहा कि आज मोबाइल टेलीफोन सबके पास है, कोई इतना मसला नहीं है, हमने एक पैगाम देना है तो वो आ जाएंगे। सो आपकी सरहदों का दिफा आप पे छोड़ के वो लोग वापस आ जाएंगे। तो ये खतरनाक सूरत हाल है। अब यहां पे किसानों को ये शक है कि जो ये आरएसएस के गुंडे अंदर घुसाते हैं, ये दर हकीकत किसानों के एहतजाज का नोटिस लेने की बजाय, उस पर अमल, उनके मुतालबात मानने की बजाय, ये इस एहतजाज को सबटाज करने के चक्कर में और किसी तरह ये चाहते हैं कि इनको सबटाज कर दिया जाए। अब हुकूमत ने इस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए चंद एक इकदाम किए। एक तो उन्होंने इनका बिजली और पानी बंद कर दिया, दूसरा उन्होंने इंटरनेट सर्विस भी यहाँ पे बंद कर दी। अब इंटरनेट सर्विस बंद होने से मतलब यह है कि आपके टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन वगैरह काम नहीं कर रहे। लाज़मी बात है कि इसके लिए कोई ना कोई और चाराजोई करेंगे। लेकिन ये तो किसानों ने कर लिया। ये सिख जो बरादरी है, इन्होंने जनरेटर काफ़ी सारे ले आए हैं, तो बिजली का कुछ इंतज़ाम किया और किसी के साथ तय करके उन्होंने वाटर ट्रेलर वगैरह का भी इंतज़ाम किया है, जिससे वहाँ पे पानी वगैरह मुहैया किया जाएगा, पानी की किल्लत नहीं होने दी। अब ये तो इंतज़ामात हो गए कि इंतज़ामात जो हैं वो आप कह लीजिए कि वहाँ रुकने के, स्टे करने के, और हुकूमत की वो जो कोशिश थी कि इसको नाकाम बनाया जाए, वो बिजली वगैरह बंद करके, वो तो नाकाम हुई। अभी तक पुलिस के 400 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ये कहती है कि हमने 19 लोग जो कि एहतजाजी थे, 19 को हमने गिरफ्तार किया हुआ है, 50 और हैं जिनसे पूछगिछ वगैरह की जा रही है। और ये सारा काम जो है वो चल रहा है इस वजह से कि हम एहतजाज को इस तरह नहीं होने देंगे, हम एहतजाजियों के ऊपर एक डिसिप्लिन लागू करेंगे। इसके साथ बड़ा आसान तरीका था, अगर किसान जिनका ये फील्ड है, जिनका रोजगार है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो इस कानून को नहीं मानते तो आसान तरीका ये है, और आसान तरीका यही था कि हुकूमत उस कानून को बिल्कुल कलअज़म कर दे, उसको ख़त्म कर दे। कानून ख़त्म हो जाता है तो एहतजाज ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो नहीं, जिद है, क्योंकि उसमें अंबानी और दूसरे लोग जो हैं जिनके मफादात हैं, वो लाजमी बात है कि मोदी साहब को बहुत अजीज़ हैं, और इन किसानों को जो कि तकरीबन भारत की 2/3 आबादी पे मुश्तमिल है, उनको जलील व ख़ार किया जा रहा है। अब मैं पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, ये तो वहाँ के एक तरह के एक हालात हैं जो मैंने बयान कर दिए। लेकिन यहाँ पे दो एस्पेक्ट जो हैं वो और सामने। एक तो वही बात है कि भारत को एक इल्लत है, एक आदत है, एक बुरी आदत लगी हुई है, और वो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो हमेशा करने का, उसमें पीछे बदनीयती और ऐसा मकसद होता है कि आपने या तो वो जो एहतजाजी लोग हैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम डालना है और उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के तो उनको बदनाम करना है, या फिर यहाँ पे हमेशा यही होता रहा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। और इन दोनों चीज़ों में मैंने देखा कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ भी इन्होंने रजू किया हुआ है। पहली बात यह है कि इजरायली एम्बेसी के बाहर इन्होंने एक छोटा सा धमाका, बिल्कुल बहुत ही मामूली सा धमाका है, उसे धमाका कहना भी मैं समझता हूँ ज्यादती है, लेकिन करके उसका अखबारों में चर्चा और उसका मीडिया पे काफ़ी कहानी सुनानी शुरू कर दी, और तहकीकात और सड़कें बंद, और उसी बहाने एक तरफ तो जो 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 एहतजाजी हैं उनके रास्ते सड़कें बंद कर दी, दूसरी तरफ तहकीकात खोल दी। और आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कल को अगर उसका बलवाइयों के ऊपर कोई इल्ज़ाम एहतजाजियों के ऊपर लग जाए या पाकिस्तान पे ठोक दिया जाए, क्योंकि ये काम किया ही इसीलिए जाता है कि आपने कोई इससे सियासी फ़ायदा उठाना है। दूसरी बात यह है कि एक और बहुत बड़ा किस्सा इन्होंने खोला है, और वो है फॉरेन फंडिंग का। ये कहा जाता है कि जो एहतजाजी हैं इनको बाहर से बड़ा पैसा आ रहा है। हालांकि अगर आप वहाँ पे देखें तो वो एहतजाजी जो एहतजाज करने बैठे हुए हैं वो बेचारे अपना साजो सामान के साथ बैठे हुए हैं, खुद ही बैठे, कोई जूते पॉलिश करके दे रहा है, कोई वहाँ पे खाना पका के दे रहा है, और ये कोई उसमें ऐसी लग्जरी, कोई इस तरह का किस्सा नजर नहीं आता जहां नजर आए कि फॉरेन फंडिंग। लेकिन फॉरेन फंडिंग का कुछ हो भी सकता है, और वो ये है कि जो सिख ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज कर रहे थे भारतीय एम्बेसी के बाहर, जो सिख अमरीका में मुख्तलिफ जगहों पे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन वगैरह में एहतजाज करते, हज़ारों के हिसाब से सिख देखे गए, भारत ये इंग्लैंड में देखे गए, मुख्तलिफ मुल्कों में जो देखे गए, जर्मनी में सिखों ने एहतजाज किया। वो सिख पैसे भी दे सकते हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा भी चंदा इकट्ठा करें, फंड रेजिंग होती है अमूमन,
और वो दे भी सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको ट्रैक्टर और चाहिए ले लें, अगर जनरेटर और चाहिए तो ले लें, वो पैसे इतने तो दे सकते हैं। लेकिन उसका फॉरेन फंडिंग के नाम पे और वो शोर मचाया, और एक जगह पे ये भी कहा कि जनाब वो जर्मनी से 15 करोड़ फलां शख्स को दिया गया, वो आईएसआई ने दिया है। एक तो आईएसआई इनकी नब्जों पे ऐसी सवार है कि खांसी आती है तो ये इल्जाम आईएसआई पे डाल देते हैं, खारिश होती है तो इल्जाम आईएसआई पे डाल देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं है। तो ये बजाय इसके कि अपने ही लोगों के हकूक उनको लौटा दें, उनके मसाइल उनकी मुश्किलात हल करें, उसकी बजाय ये ऐसे खोटे हरबे जो कि डिसइंफो लैब ने मुकम्मल तौर पे बेनकाब करके रख दिए, इनके सारे झूठ और दुनिया जानती है, वो उस काम से बाज नहीं आए कि फिर ये झूठ हेरा फेरी कहीं ना कहीं आईएसआई डाल दो, कहीं ना कहीं। भाई आपके हाथ में है, किस्सा सारा आपने खराब किया है, ये एहतजाज आपकी गलतकारी की वजह से है। आज आप उसको कानून को खत्म करें, एहतजाज खत्म हो जाता है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि आप आईएसआई या किसी और पे इल्जाम लगाएं। लेकिन चूंकि वो काम आपने करना नहीं है, हटदर्मी है मोदी साहब की, तो ये हरकत आपने जरूर करनी है कि दाएं बाएं इल्जाम ठोकना है। ये डिसइंफो का काम भारत को अब छोड़ देना चाहिए। इससे अब वही उनको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में या भारत में या बाहर कहीं लोग इन चीज़ों पे अभी यकीन करने को तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।